तो देखिए कैट टू का ऐसा है कि इतना टफ भी नहीं होता जितना आपको बताया जा रहा है कि 5 10 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कैट टू एक्चुअली पूरा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट रहेगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो कैट टू आपका है वो, यदि आप बुक के भरोसे पूरा ही जा रहे हो ना कि ओपन बुक है, बुक में मिल जाएगा, तो उस चक्कर में ही आपका कैट टू पूरा बिगड़ जाता है। बाकी ये ज़रूर है, कैट टू में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब हमको पता है ओपन बुक है और बहुत टाइम जैसे कोई हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा और हमको पता है कि हाँ हो सकता है इसमें डेटा चेंज हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना उस केस में। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस केस में वहाँ पर बहुत बार हम बीच बीच में न्यूमेरिकल की स्टेप्स ही भूल जाते हैं कि ठीक है ये चीज़ आई थी बट कैसे आई थी, क्योंकि जब तक हमने सॉल्व नहीं करा बहुत बार हम कॉपी में क्या है ना डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देते चीज़ें, और उस टाइम वहाँ पर एग्ज़ाम में हमको वो चीज़ें याद नहीं आती है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि उस टाइम फिर हम सोचते हैं कि साला इस स्टेप से ये यहाँ पर कैसे आ गया, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात ये है कि जो कैट टू में इन्होंने जो मॉड्यूल्स रखे रहते हैं वो उस टाइप से रहते हैं कि वो मॉड्यूल थोड़े टफ आपको लगेगा, क्योंकि आपकी जो कैट वन में जो मॉड्यूल आए थे वो सब बेसिक्स होते हैं, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन लेवल की चीज़ें बेसिक लेवल की, तो उस टाइम कैट वन आपका हो जाता है। बट आपका जो कैट टू है, कैट टू में थोड़ा आपका जो लेवल होता है जो क्वेश्चंस का, आपकी सिलेबस का जो लेवल होता है वो अच्छे लेवल पे हाइक हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपको वो स्लाइटली थोड़ा टफ लग सकता है कैट टू। पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप इतना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लो कैट टू में ये वो है। पर ये ज़रूर है कि कैट टू में अच्छे से ध्यान रखना कि क्योंकि कैट टू में मेरा जो फर्स्ट कैट टू था उसमें तो बहुत अच्छा ही मार्क्स रिड्यूस हुआ था। उसके बाद हमें पता चल गया कैट टू कैसे देना है, कि मतलब पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट का गेम है। और आप जितने आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनमें आपको सिनेरियो दे दिया है बट आपको ठीक है सिनेरियो में भी आपको पॉइंट्स ही लिखने, थ्योरीज भी लिखनी है, तो उस केस में आप वही है कि आप थ्योरी लिख के जाइए और अच्छे से आपको बस। ये बहुत बार क्या होता है ना कैट टू में कि हमारे पास में मतलब टाइम का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, और नॉर्मल बात है कि सिनेरियो क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ने में टाइम भी लग जाता है। और उसके बाद में हमें उस क्वेश्चन को हमारी जो नोटबुक है या हमें जो बुक है उस बुक में भी ढूंढना है, फिर हमें उस क्वेश्चन को लिखना भी है। तो इस केस में बहुत बार क्या होता है ना कि आप सब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ोगे और पूछा क्या है कॉपी में से क्या उसको कोरिलेट करके आप लिख के आ जाओगे। तो कैट टू में चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप जो भी लिखो कैट टू में, मतलब आप जो भी क्वेश्चन आए आपको उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं कि फास्ट फास्ट में आप जल्दी से मतलब कुछ भी लिख के आ गए। कि वीआईटी में ऐसे ही है दोस्तों कि आप लिखो, बट ये है कि कोरिलेट टर्म या वो ही चीज़ लिखो, भले आप थोड़ा कम लिखोगे तो 1 2 नंबर का रिड्यूस होगा, उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। पर आपने अलग ही लिख दिया है तो फिर वो 5 6 नंबर आपका सीधा रिड्यूस हो जाता है। और देखिए केट वन केट टू में ये क्या 50 50 मार्क्स के होते हैं ना, तो इसमें 5 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाते हैं चीज़ों पे। तो बस यही सजेशन है मेरा कि आप ज़्यादा मत पढ़िए, जो आपने कैट वन में जो पढ़ा था आपको वही पढ़ना है। टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि कैट वन में आपने बेस पढ़ा था, इंट्रोडक्शंस पढ़ा था कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स है उनका। और कैट टू में क्या हो गया है कि कैट टू में उसका लेवल बढ़ गया और बहुत सारी टर्म्स है जो आपने कभी लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, तो उस कारण सबको ऐसा लग रहा है कि कैट टू टफ होता है, ये होता है। तो कैट टू बेसिक ही है। और बाकी और आपको टिप्स बताऊँ तो वही टिप्स है कि खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स को अच्छे से ध्यान रखिए, और खासकर न्यूमेरिकल में दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया था ना न्यूमेरिकल में कि जब न्यूमेरिकल मैंने कॉपी में कर रखे थे तो उस टाइम मुझे स्टेप्स याद थी। और देखिए बहुत बार क्या होता है ना, आपकी एक यूनिट में 4 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हमको स्टेप्स याद होती है, हम ऊपर ऊपर देख लेते ठीक है ये ऐसा ऐसा है। और जब हम कॉपी में सॉल्व करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें क्या ना हम डायरेक्ट लिख कर देते हैं और बिना किसी मतलब उस पर नोट डाले कि ये मतलब इंटरनली ये स्टेप करा देन इसका आउटपुट ये आया। अब जब कैट टू में क्या होता है ना, टाइम भी नहीं है और क्वेश्चन भी साला इतना बड़ा दिख रहा है, तो उस टाइम मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि साला मैं नेटवर्किंग का पेपर था तो नेटवर्किंग में ये हैमिंग कोड या इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैं स्टेप ही भूल गया वहाँ पे। और वो क्वेश्चन मेरे से आधा ही बना, मैं क्वेश्चन कर भी नहीं पाया। तो जितने भी क्वेश्चन आपके मतलब नोटबुक में लिखे हुए आपको पता है कि इनमें से ही आने वाला है, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए एक एक स्टेप की, और उस पर है ना की नोट तो ज़रूर डालिए। और दूसरा दोस्तों कैट टू में क्या रखना देखिए, आप जब भी कोई चीज़ की प्रैक्टिस करें खासकर न्यूमेरिकल की, तो बहुत बार होता है कि हम न्यूमेरिकल में कहाँ ना कहाँ अटक जाते हैं, गलती कर देते हैं। तो आपको यही करना है कि कैट टू में जो आपका
जो भी आप अपनी जो नोटबुक में सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो उन पर है ना, आपको लग रहा है ना कि आपने जब आपके हॉस्टल में सॉल्व करा था क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो आप क्या करिए कि वहाँ पर उसको नोट डाल दीजिए कि अटेंशन या कुछ भी, कि थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है मुझे, इस स्टेप में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। कैट टू में तो हमको टाइम नहीं मिलता, और वो प्रॉब्लम क्या होता है ना दोस्तों, वापस रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। और हाँ, दूसरी बात देखिए, फैट के लिए भी जो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में आते आते मुझे पता चली, और मेरा पॉइंटर अच्छा 9 की रेंज में है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा है कि अ, आप जब भी कैट वन कैट टू देते हो ना, देखिए कैट वन और कैट टू का लगभग जो सिलेबस है वो आपके फैट में आने वाला रहता है। तो आप कैट टू तक आप आई थिंक 60% सिलेबस कवर कर लेते हो, 50 to 60%। दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपका कैट वन का एग्ज़ाम हुआ, टीचर ने आपको कॉपी बताई, और ठीक है आपने कॉपी देख ली और नंबर देख लिए, टीचर से बढ़वा लिए, जो भी करा, और आप वापस आ गए। अब क्या हुआ ना, ये कैट टू में भी होगा, और जब फैट आएगा ना, तो हो सकता है जहाँ पर आपके मार्क्स रिड्यूस हुए हैं ना, वही मार्क्स आपके रिड्यूस वापस होके फैट में भी। तो आपको क्या करना है ना, जैसे ही आप देखिए, टीचर ना नहीं कहता, आपको जब भी कोई टीचर कॉपी बताए, यदि आपके आउट ऑफ 35 मार्क्स आ रहे हैं और 15 मार्क्स कहाँ पर भी कटे हैं, तो भले आप टीचर को ये मत बोलिए कि सर मेरा आप मार्क्स बढ़ा दीजिए, पर टीचर के पास जाके उन्हें पूछिए। यदि टीचर ने जैसे थ्योरी में या किसी चीज़ में नंबर काटा है, तो आप टीचर से जाके पूछिए कि सर मेरा यहाँ पर मार्क्स रिड्यूस हुआ, तो क्यों करा, ताकि मैं, मतलब ऐसे डायरेक्ट भी मत पूछ लेना क्यों करा है सर, ऐसे आर्ग्यूमेंट में कहना कि सर मुझे फ़ैट के लिए फीडबैक चाहिए, मैं नोट कर रहा हूँ, तो मैं फ़ैट में अच्छे से और प्रिपेयर हो गया हूँ। तो जो भी टीचर आपको बताए कि मुझे ये रिक्वायरमेंट थी, आपने डायग्राम, क्योंकि वीआईटी में देखिए ये फिक्स है, वीआईटी में डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है, डायग्राम के नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। आपके पेपर में जितने डायग्राम हो गए ना, आपको 100%, थ्योरी भले आपका काम है, डजेंट मैटर, पर आपने डायग्राम अच्छे से और प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा ना, क्योंकि टीचर के पास देखो टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का। डायग्राम से उसको, जो टीचर है आपके वीआईटी के, उनको पूरा सिनेरियो पता चल जाता है कि आपका माइंडसेट किस लेवल पे और आप किस लेवल पे क्वेश्चन से डील डील कर रहे हो। तो ये चीज़ है आपको कि जो मैं कह रहा था कि आपको टीचर से फीडबैक लेना है कि सर कहाँ पे ये यहाँ पे मार्क्स रिड्यूस हुआ और ऐसा ऐसा क्यों हुआ, और आपको वो आपकी डायरी में नोट डाउन करना है। और यही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आई थिंक डायरेक्ट दिख जाता है, और बहुत बार होता है टीचर यूनिट्स तो इनके नंबर काट लेता है, या जो भी प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आप क्या करिए ना, कि उस केस में भी आप वहाँ पे आपकी नोटबुक में मेंशन करिए कि कैट का क्वेश्चन नंबर ये था, अब मतलब मेरा कैट वन में ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, इतने मार्क्स रिड्यूस हुए। और आपको जितने मार्क्स दिए हैं ना हर क्वेश्चन में, वो आप उसके आगे लिखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन पे इतना इतने मार्क्स रिड्यूस हुए, सेकंड पे इतने हुए, जो भी। तो उससे क्या रहेगा ना, जब आप फैट देने जाओगे ना, तो जो देखो फैट में तो नई गलतियाँ होनी है, जो आप करोगे, आपके जो नया यूनिट्स होगी, पर क्या होगा ना, वो गलतियाँ तो आपने करी है, पीछे की कैट वन कैट टू में जो करी थी गलतियाँ, मतलब उनको आपने रेक्टिफाई नहीं करी, वो गलतियाँ वापस करके आओगे वहाँ पर। तो ये जो आपके है ना, पुरानी भी और नई वाली जितनी भी मिस्टेक्स है ना, ये मिला के आपका फैट बहुत बेकार कर देगी। तो ये चीज़ बहुत गोल्डन टिप दे रहा हूँ मैं, और ये वीआईटी के लिए नहीं, हर जगह आप वीआईटी में कहाँ भी जाओ, एटलीस्ट आप जब इंटरव्यू में भी बैठोगे, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू में से बैठता हूँ, तो बहुत बार होता है कि हम टेक्निकल राउंड में बाहर हो गए, एचआर राउंड में या टेक्निकल एचआर बहुत बार साथ में होते, उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो आप जब इंटरव्यू तो इनमें ही बैठो, तो ये टिप गोल्डन टिप्स होती है दोस्तों की, आपका जो पुराना कैसा गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा ना, आपको टीचर ने कॉपी बताई, ठीक है 35 आए, बहुत आ गए, मेरे तो अच्छे है, इतने ही मुझे लिखा था, और जो आपके 15 मार्क्स गए ना, आप उसके बारे में नहीं सोचते हो, और यही 15 आपके फैट में जाएगी, कैट वन की तरफ से, कैट टू की तरफ से, और फैट के भी गए, तो वो 100 में से 60-65 नंबर पे आप आ जाते हो। और है ना, एक एक नंबर पे ग्रेड चेंज हो जाती है, ध्यान रखिएगा, बहुत अखर जाता है। 9 CGPA बनते बनते रह जाता पॉइंट से, आप 8.98 पर रुक गए, 8.99 पर रुक गए, ये वाली कंडीशन भी हो जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप फीडबैक वाला जो मैं ये आपको आइडिया बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट है। बाकी कैट टू से मत डरिए, मतलब 2 यूनिट्स आ रही है, बहुत छोटी यूनिट्स होती है, और आराम से आपका कैट टू हो जाएगा। बट ये गोल्डन टिप है कि अब आपका कैट वन का और कैट टू का जो फीडबैक जरूर यूज़ मतलब करना, क्योंकि यदि देखिए मेरा कैट टू बहुत बेकार गया था, मतलब आई थिंक कुछ सब्जेक्ट में 15 में से मेरे 18 मार्क्स आए थे, एक सब्जेक्ट था DBMS, और प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैंने वो रेक्टिफाई करा, फैट मेरा बहुत अच्छा गया उसी सब्जेक्ट में, मेरे फैट में करीब 100 में से आई थिंक
92 समथिंग नंबर आ गए थे, DBMS का था। तो मेरा जो कैट 2 का जो नुकसान था वो हो गया, मतलब कवर वहाँ पे। तो आप टिप्स ये ध्यान रखिए, और भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं कमेंट मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट 2।